हमने असतत यादृच्छिक चर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के अभ्यास की शुरुआत की रही थी। आज हम और एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हमारा रैंडम वेरिएबल है x, जो कि जिसका पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या पीएमएफ और हिंदी में प्रायिकता मान फलन या प्रायिकता द्रव्यमान फलन समझ लीजिए कि इस प्रकार है। ये मैं टैब्यूलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। पिछले टाइम हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से ये पीएमएफ को लिखा जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसे ही मैं लिख रहा हूं, फिर एक बार दोहराता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो रैंडम वेरिएबल x है, ये जो जो वैल्यूज लेते हैं वो ऊपरी रो में हम लिखेंगे। ये वैल्यू -1 लेता है प्रोबेबिलिटी 0.1 से, ये मान 0 भी लेता है प्रोबेबिलिटी 0.25 से। उसी तरह x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.35 और x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.3। और कोई वैल्यू ये ले सकता है क्या? हम देख ले कि अगर ये px वाला रो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये पीएमएफ फंक्शन है, फलन है, तो अगर उसको उन सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ ले तो हमें मिलता है 1, जो कि पूरी प्रोबेबिलिटी है। उसका मतलब है कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है, ये सिर्फ यही 4 वैल्यूज लेता है, यही 4 मान लेता है, और हर एक मान लेने की प्रोबेबिलिटी इस टेबल में दर्शाई गई है। और इससे हमें अलग अलग इवेंट्स की, जो ये यादृच्छिक चर x से मायने रखता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे आसान तो ये होगा जब हमें चाहिए एक इवेंट x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी। समझ लीजिए, तो 0 तो एक वैल्यू है जो ये रैंडम वेरिएबल x लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है p0, स्मॉल p है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उस फंक्शन की वैल्यू 0 पे है 0.25। उसी तरह से p प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ 1, जो है टेबल से देखेंगे तो 0.35, और ऐसे ही हम चारों वैल्यूज के लिए लिख सकते हैं। लेकिन हम और भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं इसी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से। उदाहरण के लिए अगर हम ये इवेंट देखेंगे, ये घटना देखेंगे कि x वैल्यू लेता है 1.3 और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1.3 तो इस टेबल में दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मतलब है, पहले तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के डेफिनेशन के तहत ये तो होगा प्रोबेबिलिटी p ऑफ 1.3, और p ऑफ 1.3 क्या है, ये टेबल में तो वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मतलब है कि जो भी टेबल में x की वैल्यूज नहीं है, उसकी px वैल्यू होगी 0। सो ये प्रोबेबिलिटी है 0। इसके अलावा भी अनेक सारी घटनाओं का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ लीजिए, हम ये घटना देखते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल x ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 लेता है। इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पीएमएफ को इस्तेमाल करते हुए। ये एक फॉर्मूला आप ध्यान में रह सकती, ये इवेंट पे डिपेंड होता है ऑफ कोर्स। तो ये हम देखेंगे कि ये सभी px वैल्यूज को जोड़ेंगे हम कौन से x के लिए, वो सभी x के लिए जो ज्यादा से ज्यादा 1 है। और इस टेबल से, इस उदाहरण में हमें ऐसी 3 वैल्यूज है
जो जो 3 x की वैल्यूज है जो x से कम एक या उससे कम है और जिसका p वैल्यू p ऑफ x वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो अगर वो हम देखेंगे तो होगा p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। एक बार ये लिख लिया तो बाद में उसके एक्चुअल मान हम टेबल से देख के उसको आसानी से जोड़ सकते हैं और इसका जोड़ होगा 0.7। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x हर x के लिए फॉर ऑल नंबर्स x ये निकाल सकते हैं। कैसे? इसको हम देखेंगे वही फॉर्मूला यूज करके। अब हम हमारे लिए ये घटना में स्मॉल x जो है वो फिक्स्ड है, घटना उस स्मॉल x के कॉन्टेक्स्ट में दर्शाई गई है। तो हम हमारा सम करने का, जोड़ करने का जो वेरिएबल है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे p ऑफ y, कौन से y के लिए? सभी y के लिए जो x या उससे कम है। ये एक फॉर्मूला हम ध्यान में रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे अभी ऊपरी उदाहरण में कर दिया, तो और एक देखते हैं x लेस देन इक्वल टू 1.5। अब x लेस देन इक्वल टू 1.5 यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम देख और टेबल की तरफ अगर ध्यान रखेंगे तो 1.5 ये वैल्यू अगर टेबल वैल्यूज देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में है, 1 या और 2 के बीच में है। तो ऐसी लेकिन 1.5 ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू नहीं है इस उदाहरण में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इवेंट है वो बिल्कुल इस इवेंट के प्रोबेबिलिटी के बराबर हुई इस उदाहरण में, और ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वालिटी हमेशा सही रहेगी जब स्मॉल x 1 और 2 के बीच में रहेगा। फॉर ऑल, जैसे पिछले बार हमने यूज किया था ये फॉर ऑल का सिंबल, फॉर ऑल x 1 और 2 के बीच में जो है उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी सही रहेगी। और ऑब्वियसली निश्चित तौर पे x इक्वल टू 1 के लिए भी ये प्रोबेबिलिटी सही रहेगी, ये इक्वालिटी सही रहेगी। इसी तरह से हम ये और भी देख सकते हैं। तो हमने 1 से शुरुआत करी थी, हम देखते हैं इसी उदाहरण में प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1। अब मैं -1 इसलिए ले रहा हूं कि इस उदाहरण में जो रैंडम वेरिएबल है उससे उसकी सबसे कम जो वैल्यू वो रैंडम वेरिएबल लेता है वो है -1। ये रैंडम वेरिएबल 4 ही वैल्यूज लेता है, -1, 0, 1 और 2। तो हर एक के लिए हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1 विल बी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1। इस उदाहरण में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1 होगा जो होगा p ऑफ -1 और उसका मान है 0.1। अगर हम यहाँ पे मैं एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और इसमें मैं ये जो वैल्यूज है -1, 0, 1 और 2 को दर्शा रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1 की तो हमने कैलकुलेशन कर ली है और उसका मान है 0.1। अब ये -1 से कोई भी छोटा वास्तविक नंबर ले ले x,
तो फॉर x लेस देन -1 प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x क्या होगा, ये जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी सबसे कम वैल्यू जो ये रैंडम वेरिएबल लेता है वो है -1, और अगर x उससे कम है तो ये इवेंट तो रिक्त इवेंट है, ये रिक्त समुच्चय है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। ये वैल्यू लेते हैं x जो -1 और 0 के बीच में है, फॉर -1 लेस देन x लेस देन 0 प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x क्या होगा, जैसे ऊपरी एग्जांपल में हमने देखा था, ये हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इस वाले स्मॉल x से कम वाली वैल्यू चाहिए, और ऐसी एक ही वैल्यू है जो है -1, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये होगा p ऑफ -1 जो फिर से है 0.1। ऐसे ही अगर हम आगे करते रहेंगे तो पहले हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 0 को देख सकते हैं। ये 0.1 है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 को जो वैल्यूज रैंडम वेरिएबल x की है जो 0 या उससे कम वाली है, उसमें दो वैल्यूज आती है, p ऑफ -1 प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो, और उसको जोड़ देंगे p ऑफ 0 के साथ, तो ये है 0.1 प्लस 0.25 जिसका जोड़ आता है 0.35। और अब 0 और 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x तो होगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 जो है 0.35। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं, यहां पे हमने p ऑफ कौन सी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, शायद अच्छा है अगर मैं ये मार्क कर दूं। ये पहला स्टेटमेंट है a की प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1 है 0.1। ये दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर x लेस देन -1 लिया तो भी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x 0.1 है। तीसरा स्टेटमेंट, अगर x 0 और -1 के बीच में है तो हमने प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x कैलकुलेट कर ली है। ये चौथा स्टेटमेंट है, हमने अलग से प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर ली है। और ये पांचवा स्टेटमेंट अभी तक, अगर x की वैल्यू स्मॉल x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x ये इस तरह से देखी जा सकती है। और भी हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x फॉर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम। ये मैं दोनों स्टेटमेंट्स फिर एक बार लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 हमने पहले ही कैलकुलेट करी हुई है जो है 0.7। ये सातवां स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x फॉर 1 लेस देन x लेस देन 2 भी 0.7 है। अब दो स्टेटमेंट बच गए हैं, h जो है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2, इसको हम कैलकुलेट करेंगे सभी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो 2 या 2 से कम वाली है, p ऑफ -1, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 सबको जोड़ के, और
इसका मान है 1, जो हमने पहले ही टेबल में देखा हुआ था। ये पूरे नंबर लाइन में हमने सभी अभी तक 2 और उससे कम वाली सभी वैल्यूज का इस तरह का घटना देख के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है। तो ये एक ही इंटरवल बचता है जो 2 से ज्यादा वाली वैल्यूज है। ये 9वां स्टेटमेंट है इस तरह। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 2 less than x, probability x less than equal to small x is also 1. ये अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद ये 0.7 होना चाहिए। स्टेटमेंट जी को मैं करेक्ट कर रहा हूं, ये 0.7 और उस करेक्ट करते हुए ये भी 0.7। तो ये जो हमने अलग अलग स्टेटमेंट्स ली है उसको मैं संक्षिप्त रूप में लिखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक परिभाषा, एक डेफिनेशन, हमने जो कैलकुलेट किया है वो एक फंक्शन कैलकुलेट किया है, वो प्रोबेबिलिटी थियरी में उसका एक स्पेशल स्थान है। तो ये है डेफिनेशन, परिभाषा। द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हिंदी में उसको बोल सकते हैं संचयी, क्यूमुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, संचयी बंटन फलन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रोबेबिलिटी थियरी में हमेशा कैपिटल F से दर्शाया जाता है। ये फंक्शन फिर एक बार सभी नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं x के लिए परिभाषित होता है। ये जो डेफिनेशन है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए है। ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, असतत यादृच्छिक चर x को मान ले उस रैंडम वेरिएबल को कैपिटल X से दर्शाया जा रहा है, जिसका PMF है, प्रायिकता मान फलन है स्मॉल p ऑफ x। जो मैंने कहा ये जो कैपिटल F फंक्शन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो सभी वास्तविक संख्याएं स्मॉल x के लिए परिभाषित करने जा रहे हैं हम। और उसकी परिभाषा होगी f of x is sum of py, जहां ये जोड़ हम ले रहे हैं सभी उन y के लिए जो ये स्मॉल x से कम है, स्मॉल x या उससे कम है, स्मॉल x हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, जो घटना है ये रैंडम वेरिएबल x ये स्मॉल x या उससे कम वैल्यूज लेती है। सो ये तो डेफिनेशन हो गया। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये f ऑफ x उस प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। फिर एक बार मैं लिख रहा हूं जो मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी दैट ये जो रैंडम वेरिएबल x है वो ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेता है स्मॉल x। ये वैल्यूज लेता है, ये घटना देख रहे हैं हम कि कैपिटल X या तो x है या उससे कम है, उस घटना की प्रोबेबिलिटी ये कैपिटल F फलन या फंक्शन से दर्शाई जाती है।
तो अभी ये जो उदाहरण हमने देखा उसमें हमने यही फंक्शन कैलकुलेट करा है, तो उसको हम अब संक्षिप्त एग्जाम्पल कंटिन्यूड, उसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें fx अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, लेकिन जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो मैं इस तरह संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। ध्यान दें कि ये जो रैंडम वेरिएबल x था उस उदाहरण में वो 4 वैल्यूज लेता है, -1, 0, 1 और 2। तो यहाँ अलग अलग हर एक रेंज में जो जिसके बाउंड्रीज है ये 4 वैल्यूज एफ ऑफ एक्स की परिभाषा या मान बदल रहे हैं। जब स्मॉल एक्स -1 से कम है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, उसकी वैल्यू थी 0। जब x -1 या उससे ज्यादा है लेकिन 0 से कम है तो उसकी वैल्यू थी 0.1। अगर स्मॉल x 0 है या उससे ज्यादा है लेकिन 1 से कम है तो इसकी वैल्यू थी 0.35। अगर स्मॉल x 1 से ज्यादा है या 1 है लेकिन 2 से कम है तो उसकी वैल्यू थी 0.7। और अगर x 2 है या उससे ज्यादा है तो उसकी वैल्यू थी 1। तो हम देखेंगे ये जो अलग अलग इंटरवल्स हैं उसकी बाउंड्रीज कौन सी है। उसकी बाउंड्रीज ठीक ठीक वही है जिसके लिए ये रैंडम वेरिएबल x वो वैल्यू लेता है, -1, 0, 1 और 2। ये जो डेफिनेशन अभी हमने देखा है ये असतत यादृच्छिक चर के लिए है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। इस फंक्शन f का मैं ग्राफ निकालने जा रहा हूं। तो x एक्सिस पे स्मॉल x रहेगा, y एक्सिस पे कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू रहेगी, और ये पूरे के पूरे रियल लाइन सभी वास्तविक मान स्मॉल x के लिए एक फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु है उस उदाहरण में जो नंबर्स है वो है -1, 0, 1 और 2। इस फंक्शन f का ग्राफ अलग कलर से दर्शाऊंगा। x से -1 से अगर x की वैल्यू है तो f का मान है 0। तो ये जो ब्लू लाइन में ग्राफ है वो आगे तक बढ़ता रहेगा। ये बिंदु x इक्वल टू -1 यहां पे नहीं है, राइट। वो क्योंकि f ऑफ -1, जब फिर एक बार फंक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो स्मॉल x को अब -1 लगा देंगे तो f ऑफ -1 क्या है, वो सेकंड वैल्यू से, ये जो 5 वैल्यूज अलग अलग लिखे हैं उसमें सेकंड वैल्यू आएगी, वो है 0.1। जब x -1 और 0 के बीच में है तो उसकी वैल्यू है 0.1। तो ये रफली इस तरह से लाइन आएगी। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फ्लैट लाइन है, जिसका मान है हाइट है, अगर ये ग्राफ को देखेंगे ये हाइट है 0.1। इसमें फिर एक बार ये जो वैल्यू, ये जो लाइन है वो -1 से शुरू होती है और 0 तक जाती है, लेकिन 0 f ऑफ 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि f ऑफ 0 0.35 है। 0 और 1 के बीच में
एफ ऑफ एक्स की एक्स का ग्राफ यहाँ इस तरह से दिखेगा। ये जो राइट वाले एंड पॉइंट्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और उसी तरह से 1 और 2 के बीच में एफ की वैल्यू है 0.35। फिर एक बार ये बिंदु उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और एफ एक्स इक्वल टू 2 या उससे ज्यादा अगर है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1। सो ये रफली अगर हम देखेंगे तो ये है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0। तो ये ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये एक बढ़ती हुई चढ़ती हुई सीढ़ियों की तरह दिखाई देता है। उसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ये स्टेप्स की तरह दिखाई देता है। ये एक स्टेप है, बढ़ेगा फिर फ्लैट रहेगा, फिर बढ़ेगा फिर फ्लैट रहेगा, इस तरह का ये ग्राफ दिखाई देता है। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की, जब रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये कोई आम स्टेप फंक्शन नहीं है। आम स्टेप फंक्शन का मतलब है ये स्टेप्स की तरह दिखाई दे रहा है, सीढ़ियों की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन ये बढ़ता हुआ स्टेप फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन है, बढ़ता हुआ स्टेप फंक्शन है। तो कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले, उसका संचयी मान फलक या सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले और उसका अगर हम ग्राफ निकालें तो इसी तरह से वो नजर आएगा। ये वैल्यूज चेंज होगी लेकिन ये ग्राफ हमेशा एक इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन रहता है। ये ध्यान में रखने की ध्यान में रखा जा सकता है। और ये जो हर स्टेप में जो राइट वाला सबसे दाहिने वाला जो बिंदु है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेफ्ट वाला है। ये भी हम आगे जाके इसको यूज करते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण इसमें हमने देखा, इस उदाहरण में जैसे ही पिछले टाइम से जब हमने रैंडम वेरिएबल की पढ़ाई स्टार्ट करी थी, देखा कि अब हम ये ओमेगा कौन सा है, ये एक्सपेरिमेंट क्या थी, उसके तरफ अगर हमें पूरी जानकारी नहीं भी हो तब भी ये जो यादृच्छिक चर है जिसका पीएमएफ हमें दिया गया है उसके हिसाब से उसको यूज करके, उसको इस्तेमाल करके हम उस अनेक सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटीज निकालते सकते हैं जो उस रैंडम वेरिएबल से मायने रखती है। एक एग्जांपल, तो बेसिक चीज ये है कि हमने जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको यूज करके हम पीएमएफ निकाल सकते हैं, जो इस उदाहरण में हम देखने वाले हैं। ये उदाहरण, इस तरह का उदाहरण हमने पहले देखा था, ये थोड़ा ज्यादा उसी को दोहराता है, आगे जाता है। तो एक अर्न, एक कलश हम ध्यान में ला सकते हैं जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 ग्रीन बॉल्स है और 2 रेड बॉल्स। टू ब्लैक बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स। इस तरह का उदाहरण हमने पहले देखा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले देखा है। ये उदाहरण थोड़ा सा लेकिन अलग है, उसी तरह का है लेकिन अलग है। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, अ बॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्न, एक एक करके
उस कलश से एक एक बॉल निकाला जाएगा रिपीटेडली, बार बार निकालते रहेंगे, एक एक करके निकालते रहेंगे जब तक हमारे पास एक रेड बॉल ना आ जाता है। टिल अ रेड बॉल इज ड्रॉन। यह उदाहरण तो जैसे हमने एक दूसरा उदाहरण देखा है, जब हम एक सिक्के को उछालते रहते हैं जब तक हमारे पास एक हेड नहीं आ जाता, उसी टाइप का ये उदाहरण है। लेकिन उस उदाहरण में और इस उदाहरण में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है, अलगाव है। वो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तब हमें वो डिफरेंस पता चल जाएगा। इसमें समझ लीजिए मैं एक रैंडम वेरिएबल y को इस तरह से घोषित करता हूं, लेट y बी द रैंडम वेरिएबल which denotes the number of draws, कितने बॉल्स को हमने निकाला है जब तक ये एक्सपेरिमेंट खत्म न हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट कब खत्म हो रहा है? जब हमारे पास निकाला हुआ बॉल लाल कलर का हो। तो इस y की अलग अलग वैल्यूज क्या है? क्या y इक्वल टू 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब पहला ही बॉल लाल आ जाएगा। सो y की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है। y कैन टेक वैल्यू क्यों? क्योंकि ये इवेंट y इक्वल टू 1 ये इवेंट है कि पहले ही ड्रॉ में हमारे पास एक लाल बॉल आ गया, रेड। When the first ball drawn is red. y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। y can take value 2। y इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है? y इक्वल टू 2 लेकिन दो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जबकि इसमें पहला बॉल लाल नहीं हो सकता। अगर पहला बॉल लाल होता तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, दूसरा बार हम बॉल निकालेंगे नहीं। तो पहला बॉल या तो ब्लैक है या ग्रीन है। तो पहला बॉल ब्लैक है और दूसरा बॉल इसमें लाल होना चाहिए इस इवेंट के लिए, तो दूसरा बॉल लाल है। या पहला बॉल ग्रीन है और दूसरा बॉल लाल है। तो y इक्वल टू 2 इस दो रूप में आ सकता है। इसी तरह अगर हम देखते जाएंगे तो y इक्वल टू 3, 4, 5 ये सब वैल्यूज हो सकते हैं। हम इसकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालेंगे, तब हम हर एक का इवेंट अलग अलग से देखने वाले हैं। ये क्या इसकी वैल्यू 6 हो सकती है? y कैन ऑल्सो बी 6। क्यों? क्योंकि इसमें लाल कितने बॉल है टोटल? 3, 2 और 2, 7 बॉल है। लेकिन उसमें से 2 लाल बॉल है और 5 बॉल ऐसे है जो लाल नहीं है। तो ये हो सकता है जरूर, क्योंकि हम रैंडमली हर एक बार बॉल उसमें से निकाल रहे हैं। तो पहले 5 जो बॉल निकाले गए वो 5 के 5 लाल नहीं थे, या तो वो ब्लैक थे या ग्रीन थे, और उसमें 5 बॉल जरूर ऐसे है जो लाल नहीं है। तो पहले 5 बॉल लाल हो सकते हैं, लेकिन अगर पहले 5 बॉल लाल नहीं है तो जब निकाले गए हैं 5 बॉल, तो उसमें सिर्फ 2 लाल बॉल बचे हैं और छठा बॉल तो जरूर ही लाल होना चाहिए। तो 6 y कैन टेक वैल्यू 6, लेकिन y कैन नॉट टेक वैल्यू 7। जिसी प्रकार से हम किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अनुक्रम में अगर हम बॉल्स निकालें तो देखेंगे कि अगर छठा बॉल निकालने की जरूरत पड़ी, उसका मतलब है पहले 5 बॉल लाल नहीं है। उसका मतलब जो लाल बगैर मतलब या तो ब्लैक और ग्रीन बॉल है वो 5 के 5 निकाले गए हैं, तो सिर्फ 2 बॉल बचे हैं। तो छठा बॉल जरूर लाल होना चाहिए और
छठा बॉल अगर लाल है तो तब एक्सपेरिमेंट बंद हो जाती है। अब इसका पीएमएफ हम निकालने वाले हैं और एटलीस्ट देखने वाले हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो P ऑफ 1, पीएमएफ ऑफ y, तो ये हमने देखा ये जो रैंडम वेरिएबल y है 6 अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। तो P ऑफ 1 is the probability that y equal to 1, which is the probability of the event कि पहले ही समय, पहले ही ड्रॉ में हमारे पास लाल बॉल आ गया। अब ये लाल बॉल ये रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल बॉल्स है 7, तो उसमें से कोई भी आ सकता है। अगर लेकिन उसमें 2 लाल बॉल है, तो जैसे कि इक्वली लाइकली सिचुएशन में हम आ गए हैं, तो 2 लाल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 7, उस 7 में से कोई भी बॉल निकाला जा सकता है। उसमें से अगर जो 2 लाल बॉल है वो निकालेंगे तो ये इवेंट घटेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। P2 उसी तरह से निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2, और हमने पहले ही ऊपर देखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि ये है अगर पहला बॉल है ब्लैक और दूसरा रेड, या पहला बॉल है ग्रीन और दूसरा रेड। और हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी देखी है किस तरह से निकाली जा सकती है। तो ये इसका हम थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो अगर बी और आर है हमारे 2 ड्रॉज ब्लैक और रेड, तो उसी समय साइमल्टेनियसली ग्रीन और रेड नहीं हो सकते। तो पहले तो ये डिसजॉइंट इवेंट्स है, तो इसको हम हर एक सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे। तो पहला टर्म देखें, पहले इवेंट में हम ब्लैक बॉल ड्रॉ करेंगे और दूसरे ड्रॉ में रेड बॉल आएगा, लाल बॉल आएगा। तो ब्लैक बॉल्स कितने थे इसमें? ब्लैक बॉल्स थे 2 ब्लैक बॉल्स है और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। तो पहले ड्रॉ में 2 ब्लैक बॉल्स 7 में से निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 2/7 से। और जब एक बॉल ब्लैक निकाला गया है, तो बाकी बचे 6 बॉल में से रेड बॉल जो 2 बचे हैं वो किस प्रोबेबिलिटी से निकाले जा सकते हैं? 2/6 प्लस, इसी तरह से ग्रीन बॉल को देखेंगे 3/7। ग्रीन बॉल से 3 ग्रीन बॉल्स थे, उसमें से हम वो 7 टोटल बॉल्स थे 7, उसमें से 3 ग्रीन बॉल में से एक हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 3/7 से। और अगर पहला वाला बॉल था ग्रीन, तो बचे हैं अर्न में 6 बॉल्स जिसमें से 2 रेड है, तो ये आएंगे इंटू 2/6। ये कैलकुलेशंस करने से पहले हम देख लेंगे कि ये थोड़ा मतलब टर्म बाय टर्म कैलकुलेशन ना करते हुए 2/6 कॉमन लेके हम देखेंगे 5/7 इंटू 2/6। या अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं 10/42। ये जो टर्म है उसको हम थोड़ा विश्लेषण उसको फिर एक बार अगर विस्तार से उसका विश्लेषण करेंगे, तो हम देखते हैं कि इस कैलकुलेशन के लिए पहला बॉल ब्लैक था या ग्रीन था, वो कैलकुलेशन के लिए तो मायने रखता है, लेकिन क्या जरूरी था कि वो बॉल लाल नहीं था। तो बगैर लाल वाले कितने बॉल थे? 5। तो उन 5 में से हम एक बॉल किस प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं? 5/7। अगर एक बॉल निकाला जो लाल नहीं था, तो अर्न में बचते हैं 6 बॉल जिसमें से है 2 लाल, तो दूसरा वाला लाल आएगा प्रोबेबिलिटी 2/6 की। तो ये एक शॉर्टकट कैलकुलेशन हमने करा है, वो ही हम यूज करेंगे बाकी
PMF के लिए, तो P of 3 उसी तरह से करेंगे। तो P of 3 मतलब क्या है कि हमें 3 ड्रॉज निकालने पड़े हैं और तीसरा ड्रॉ है लाल। तो उसका मतलब है कि पहला बॉल लाल नहीं है, दूसरा बॉल लाल नहीं है और तीसरा बॉल लाल है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम करते जाएंगे। पहला बॉल लाल न होने का चांस या प्रोबेबिलिटी है 5/7, क्योंकि उसमें अर्न में है 7 बॉल, उसमें से 5 जो ऐसा है जो लाल नहीं है। अब वो एक बॉल निकाला गया उसमें, तो अर्न में बचे 6 बॉल, उसमें से 2 रेड है और 4 ऐसे बॉल है जो रेड नहीं है। शायद ब्लैक वाला हो या ग्रीन वाला हो, निकाला गया है, लेकिन बचेंगे 4 बॉल जो रेड नहीं है। तो दूसरा बॉल भी अगर लाल नहीं है तो उस घटना की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, क्योंकि बचे हैं 6 बॉल, उसमें से 4 ऐसे हैं जो रेड नहीं है। और तीसरा बॉल रेड होना चाहिए। तीसरा बॉल रेड है लेकिन अर्न में बचे सिर्फ 5 बॉल है, तो तीसरा बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी बनती है 2/5। और ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के तहत हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8/42। मैं ये 8/42 ही रख रहा हूं, शायद क्योंकि सभी कैलकुलेशंस करने पर देखेंगे कि ये 42 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये 2/7 को भी मैं लिखने जा रहा हूं 12/42। ठीक है, P3 हो गया, P4, P5, P6 निकालना है। इसी तरह से आएगा, लेकिन अब पैटर्न भी पता चल गया है। पहले रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू 4 तब होगी जब पहले 3 बॉल एक एक करके निकालने जा रहे हैं वो लाल नहीं है। तो पहला बॉल लाल न होने की प्रोबेबिलिटी है 5/7, वो निकालेंगे तो बचते हैं 4 बॉल जो लाल नहीं है, टोटल बॉल 6, वो भी निकालेंगे। तीसरा बॉल भी अगर लाल नहीं है तो लाल नहीं है, ऐसे बॉल बचे हैं 3, टोटल बॉल बचे हैं 5, 3/5। अब 3 बॉल निकाले गए हैं तो अर्न में बचे हैं सिर्फ 7 में से 4 बॉल, उसमें से 2 लाल बॉल तो वैसे के वैसे ही है। तो चौथा बॉल लाल होने की चांस है 2/4। और अगर ये कैलकुलेशन हम देखेंगे तो इसका 6 और 5 1/7 आता है, जिसको फिर एक बार मैं लिखूंगा 6/42। फाइनल 2 कैलकुलेशंस बचे हैं। पैटर्न अब पता चल गया है। पहला बॉल लाल ना होने का चांस है, ये होना चाहिए 5। ओके, y इक्वल टू 5। तो 4 बॉल, पहले 4 बॉल लाल नहीं होंगे और 5वां बॉल लाल होगा। तो 5/7 इंटू 4/6 इंटू 3/5। अब 4 बॉल बचे हैं जो है 2 लाल और 2 लाल बगैर लाल जो लाल नहीं है। तो 2 जो लाल नहीं है उसमें से कोई भी एक चुनेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 2/4 बचता है। और फाइनल बॉल लाल होनी चाहिए, लेकिन अब अर्न में बचे हैं 3 बॉल और 2 लाल बचे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और इसका मान अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आती है, मान है 2/21 जो है 4/42। और फाइनली P6 विच इज प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 6, इसी को हम देखेंगे। ये पहला बॉल लाल नहीं है, दूसरा बॉल लाल नहीं है, तीसरा बॉल लाल नहीं है, चौथा बॉल लाल नहीं है,
पांचवा बॉल भी लाल नहीं है। अब 3 ही बॉल बचे हैं, उसमें से 2 लाल है और एक सिर्फ बगैर लाल वाला बॉल बचा है, तो वो निकालने की चांस है 1/3। और उसके बाद 2 बॉल बचे हैं, दोनों लाल है, तो निश्चित तौर पे छठा बॉल, अगर पहले 5 बॉल लाल नहीं है तो छठा बॉल निश्चित तौर पे लाल होगा। वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं। 2 लाल बॉल है और उसमें से 2 निकाले, 2 में से कोई भी एक निकालेंगे तो ये इवेंट घटेगी। तो ये है P6 और उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो है 1/21 या 2/42। P1 से लेके P6 ये पूरे स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। P1 सबसे ऊपर है 12/42, 10/42, 8/42, 6/42, 4/42 और 2/42। इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो आप देखेंगे ये इसका जोड़ आता है 42/42 या 1 जो होना चाहिए। सो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, आप चेक कर ले, इसका मान है 1, इसका जोड़ है 1। तो जो हमने शुरुआत में कहा कि y यही 6 वैल्यूज लेता है, उसका सॉर्ट ऑफ ये कंफर्मेशन है, उसको ये दोहराया गया है। तो एज एन एक्सरसाइज इस y की आप CDF कैलकुलेट कर सकते हैं। So f of y is a probability that y is less than equal to small y। चूंकि ये तो मैं इसके 2-3 स्टेप्स निकाल दूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो इसमें ये रैंडम वेरिएबल y 6 अलग अलग वैल्यूज लेता है, और अगर आप पहले जैसे नंबर लाइन पे आप उसको प्लॉट करेंगे तो ये पूरे रियल लाइन को 7 अलग अलग इंटरवल्स में बांट देता है, अंतरालों में बांट देता है। सबसे कम वैल्यू है y की 1। सो पहला अंतराल होगा जो 1 से लेके बाई तरफ -इंफिनिटी तक पूरा का पूरा रहेगा, y लेस देन 1। if y is less than 1, 1 और 2 वाला दूसरा अंतराल रहेगा जिसमें 1 इंक्लूडेड है लेकिन 2 नहीं है। इसी तरह से 2 और 3 वाला एक तीसरा अंतराल रहेगा। और अंत में वो अंतराल रहेगा जो दाई तरफ असीमित है, 6 से लेके पूरे इंफिनिटी तक ये जाएगा। तो उसमें हमें 6 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सबसे पहला वाला जो है 0 है। अगर y 1 से कम है तो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y उससे कम वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी 0। P ऑफ 1 है 12/42। मैं ये सिंप्लीफाई किए बिना लिख रहा हूं। तो दूसरा जो अंतराल है y बिटवीन 1 and 2, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 1 जो है P1। तीसरे अंतराल के लिए y बिटवीन 2 and 3, उसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी कैपिटल F ऑफ 2, और वो कैलकुलेट करेंगे P1 प्लस P2। मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो यहाँ पे है P1, शायद अलग कलर से लिखूंगा। यहाँ पे होगा P1 प्लस P2
यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3, ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और अंत में होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 जो है 1। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है ये जो ऊपर लिखा है, तो ये लास्ट वाला वैल्यू तो 1 आएगा, और बाकी सब तो आसानी से जोड़े से आ सकते हैं। 12 और 10 22, 22 30, इनफैक्ट ये कैलकुलेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 36/42, 40/42 और 42/42 जो है 1। कैसे क्या है, जो ये लाल कलर में लिखा है उस हर P1 P2 P3 की वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है, उसको सिर्फ जोड़ रहे हैं। तो ये इस उदाहरण में हमने दो चीजें देखी। हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए इस रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ निकाला, और एक बार पीएमएफ निकाला तो उसका सीडीएफ भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस प्रोबेबिलिटी थ्योरी में करते हैं। अगला उदाहरण है इसी तरह का, लेकिन सिक्का उछालने का उदाहरण, जो हम सिक्का उछालते रहेंगे जब तक हमारे पास पहला हेड्स ना आ जाए। तो ये उदाहरण चूंकि हमने पहले ही देखा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पीएमएफ लिख रहा हूं। पीएमएफ इसका है 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1 टाइम्स p, जबकि x लेता है वैल्यूज 1 2 3 वगैरह वगैरह वगैरह। ये अनंत है, अनंत अलग अलग वैल्यूज लेता है, मान लेता है, लेकिन गणनीय रूप से अनंत है, और 0 अदरवाइज। यही सिर्फ वैल्यूज है जो ये रैंडम वेरिएबल लेता है। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये पीएमएफ किस उदाहरण में आया था। हम एक सिक्का लेते हैं, जो सिक्के में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है P। यहाँ P की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल p। एक प्राचल है इस फैमिली का, P की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन अ सिंगल टॉस। एक टॉस में, एक उछाल में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। और ये रैंडम वेरिएबल है जो हम सिक्का बार बार उछालते रहेंगे जब तक हमें पहली बार हेड्स ना आ जाए। और ये रैंडम वेरिएबल x जो सिर्फ काउंट करता है कितने बार उछाला गया है जब तक हमें पहला हेड्स मिले। तो उस रैंडम वेरिएबल की पीएमएफ इस तरह से हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करी थी। हमें सीडीएफ एफएक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि ये भी एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो हर उस x के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे जो वो रैंडम वेरिएबल का एक वैल्यू है। इसमें x कौन से x है जो इस रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज है, कोई भी धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तब fx की वैल्यू क्या होगी, हम सिर्फ py को जोड़ देंगे, जबकि y है x और या तो x या उससे कम। और जैसे पहले ही बताया गया है, ये है प्रोबेबिलिटी कि ये रैंडम वेरिएबल x या उससे कम वैल्यू लेता है। अब ये तो इस एग्जांपल में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है।
1 माइनस पी रेस टू पावर x माइनस 1 टाइम्स p। सॉरी, हम अब ये p ऑफ y लिख रहे हैं, तो यहां पे आएगा y माइनस 1, 1 माइनस p रेस टू y माइनस 1 टाइम्स p। तो ये p तो वेरिएबल जो जोड़ में जो वेरिएबल है वो है y, तो ये p तो कांस्टेंट बनता है, वो सम के बाहर आ सकता है। और y की वैल्यूज क्या है? y की वैल्यूज है 1 2 3 वगैरह। कब तक? जब तक y x या उससे कम है। और हमने इस शुरू में ही कैलकुलेशन के शुरू में देखा है और एज्यूम किया है कि x एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये बकाया रूप से हम इस तरह से इस सम को लिख सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। सो जिसका फर्स्ट टर्म है y इक्वल टू 1 के तहत 1 माइनस पी रेस टू पावर 1 माइनस 1 या 1 माइनस पी रेस टू द पावर 0 जो है 1, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और उसमें x और उसका कॉमन रेशो है 1 माइनस पी और उसमें k टर्म्स हैं। तो यहां पे मैं अलग से लिख रहा हूं, समेशन a टू द पावर y y इक्वल टू 1 टू k, अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान है 1 माइनस a टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a। सो अगर कॉमन रेशो है a और उसमें ये ज्योमेट्रिक सीरीज में k टर्म्स का जोड़ हम ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो शायद आपने पहले किसी और क्लास में देखा। अगर नहीं भी देखा है तो ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा कॉमन रेशो है a इज इक्वल टू 1 माइनस बी। एक थोड़ी सी सुधार करना है इस फॉर्मूला में। इसका इस टर्म में, इस ज्योमेट्रिक सीरीज में पहला टर्म है a, तो ये एक a मल्टीप्लायर रह गया था हमारे लिए। ये जो यहाँ पे जो a और यहाँ पे जो है वो कॉमन रेशो है और ये जो a है वो है फर्स्ट टर्म। तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 1। तो फाइनली ये सब करके अगर हम देखेंगे तो उसका p तो बाहर है ही और हमारे पास k ऐसे टर्म्स हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 माइनस द कॉमन रेशो जो है 1 माइनस p टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है x, और जब y इज इक्वल टू x है तो इसका सो x माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस p, और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाता है 1 माइनस p टू द पावर x। तो f ऑफ x जब x एक धन पूर्णांक है तो इसमें हमने थियोरेटिकल रूप से ये कैलकुलेशन करा है। फॉर एनी अदर x f ऑफ x होगा f ऑफ, फॉर एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी फॉर एनी अदर x ग्रेटर देन 1, इसका होगा f ऑफ ब्रैकेट x, जहां जबकि ब्रैकेट x है लार्जेस्ट इंटीजर
स्मॉलर देन एक्स, और फाइनली एफ फॉर एक्स लेस देन 1 एफ ऑफ एक्स होगा 0। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज को यूज करते हुए ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये जो पीएमएफ है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। उसके लिए भी हमने सीडीएफ कैलकुलेट करा है।